नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 की हिस्ट्री किताब चल रही है। थोड़ा गैप हो चुका है वीडियोस में, तो हम फिर से अपनी वीडियोस को चालू करते हैं। जहां पे लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियोस को छोड़ा था, वहीं से मैं आगे शुरुआत कर रहा हूं। रिकैप की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना बता दूं कि हम लोग कौन सी कंडीशंस बन रहे हैं। देखिए, ये वो कंडीशंस बनती नजर आ रही हैं जहां पे ऑलमोस्ट जो रशियन रेवोल्यूशन है ना 1917 वाला, उसकी शुरुआत होती नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर वन 1914 शुरू हो चुका है। उससे पहले एक और रेवोल्यूशन हुआ था 1905 में, उसकी भी बात यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बात हो रही किसकी, लगभग 1917 की। अलेक्जेंडर श्लायुपनिकोव, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इन्होंने लिखा ऑन द ईव ऑफ 1917। 1917 में रशिया में क्या हो रहा था, इसको थोड़ा बहुत याद किया गया है। रेमिनिसेंसेस फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। जो लोग कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हैं, उनको ये बहुत मजा आएगा यहाँ पे। और वर्ल्ड हिस्ट्री तो वैसे भी एक कहानी है। तो सोशलिस्ट वर्कर थे अलेक्जेंडर साहब। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि उस समय पे, यानी कि लगभग 1917 के समय पे मीटिंग्स कैसे चलती थी। और आप सोचिए, 1914 में जंग शुरू हो चुकी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया के सोल्जर्स जंग लड़ रहे हैं और रशिया के सोल्जर्स को काफी नुकसान हो रहा है। तो रशिया में जो इंडस्ट्रीज थी, जो प्लांट्स थी, जो शॉप्स थी, वहां पे प्रोपोगेंडा चलाया जाता था। और ये प्रोपेगेंडा काफी हद तक जार के खिलाफ चलाया जाता था। लीगल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती थी। लीगल मीटिंग्स में वर्किंग क्लास के जनरल स्ट्रगल को डिस्कस किया जाता था। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वर्किंग क्लास की क्या क्या प्रॉब्लम थी रशिया में। जो इकोनॉमी थी रशिया की, वो कैसे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, कैसे जो वहां के लोग थे वो बहुत क्राउडेड कंडीशंस में काम किया करते थे, बहुत ही बेकार तरीके से रहा करते थे। इसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की है। ओके, तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो पहले वीडियो जाके देखिए। और केवल रशिया में प्रॉब्लम नहीं थी, पूरा यूरोप में प्रॉब्लम थी। उस समय पे कोलोनियलाइजेशन पूरे देश में फैला हुआ था, पूरे दुनिया में फैला हुआ था। रशिया भी एक कॉलोनियल कंट्री थी। और कहीं ना कहीं रशिया का जो एम्परर था ना, वो बहुत लंबे समय तक वहां पे डेमोक्रेसी के सिद्धांत पहुंचे नहीं थे। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करोगे, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करोगे, तो यूरोपियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी की वेव थोड़ा पहले पहुंच गई थी। और डेमोक्रेसी मतलब बिल्कुल कोर डेमोक्रेसी नहीं, बट सरकार कहीं ना कहीं अपने लोगों की बात को इग्नोर नहीं कर रही थी। बट रशिया एक ऐसा देश था जहां पे 1917 तक बहुत ही लिमिटेड चेक था जार की पावर के ऊपर। जार बहुत ताकतवर था, एक डिक्टेटर की तरह राज करता था जार। तो अब जार आयरन हैंड से राज कर रहा है। कहीं ना कहीं जो गरीब किसान है, जो पीजेंट्स क्लास है, जो लेबर क्लास है, उसकी रशिया में हालत खराब है। अब यहां पे टेंशन सिमर कर रही है किसके अंदर, वर्कर्स के अंदर। अभी ये जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, ये कैसे बढ़ी आगे, इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं। जो रशियन, ये जो पूरा चैप्टर ही शुरू हुआ है, ये कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, मैं इससे पहले वाली वीडियोस में बात कर चुका हूं। इस चैप्टर की 2 वीडियोस में पहले बना चुका हूं, तो उनको भी देखिए तो पूरा आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा। ठीक है भाई। तो सोशलिज्म की भावना लोगों के अंदर आ रही। जो वर्किंग क्लास है वो समझ रही है कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो रूलिंग क्लास है ये हमारा शोषण कर रही है। तो ये जो वर्किंग क्लास है, जब प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, तो जब भी इनको मौका मिलता था, चाहे वो लंच के दौरान मिले, इवनिंग ब्रेक में मिले, एग्जिट के बाहर, यार्ड में, अलग अलग फ्लोर्स पे, ये जो अलर्ट वर्कर्स थे ये इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे होकर अपना प्रोपोगंडा फैलाते थे। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को दूसरे को बताते थे। कंपनी मैनेजमेंट उनके साथ क्या बुरा कर रही है, इसके बारे में बातचीत करते थे। कभी कभी कंपनी मैनेजमेंट को पता भी चल जाता था, तो कंपनी मैनेजमेंट पुलिस को फोन लगाती थी। पर जब तक पुलिस आती थी, तब तक ये लोग अपनी बातचीत करके, भड़काऊ भाषण करके निकल लेते थे। कभी कभी पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ भी हो जाया करती थी। तो 1917 तक जनरली देखा जाए तो जो इंडस्ट्रीज थी ना यहाँ पे रशिया में, इनमें माहौल बिगड़ रहा था। जार का रूल करने का तरीका क्या था, सोशलिज्म इन रशिया के बारे में बात करते हैं। 1914 से पहले रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी। अब यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करूंगा। एक है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये 1898 में बनी, सोशलिस्ट ने बनाई। ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज को काफी रिस्पेक्ट देते थे। तो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बनी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस को बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस किया गया। एक ओवरव्यू मिल रहा है आपको, एक आइडिया मिल रहा है। ठीक है, तो उस आइडिया ओवरव्यू के हिसाब से चलूंगा। जब मैं नॉर्मल ड्यूए या फिर कोई और वर्ड हिस्ट्री की किताब को रेफरेंस लेके आपको वर्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं बहुत डेप्थ में लेके चलूंगा। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रीफ में ही बात करते हैं। तो भाई 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी। अभी 1914 से पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुलिसिंग करती थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो उसके लीडर्स को पकड़ के जेल में बंद करना, डंडों से मारना, ये कॉमन था। तो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी,
ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही थी। इसने अपना न्यूज़पेपर बनाया, वर्कर्स को मोबिलाइज किया, जगह जगह पे स्ट्राइक की जाती थी। किस लिए स्ट्राइक की जाती थी? स्ट्राइक इसलिए की जाती थी कि हमारी वर्किंग कंडीशंस को अच्छा करिए, हमारे लिए कुछ करिए। और जो कैपिटल क्लास थी, जो जार था, वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं था। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि भाई रशियन सोशलिज्म था। ये रशियन सोशलिज्म की भावना क्या बोलती है? सोशलिज्म की भावना मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सरकार के पास, और सरकार लोगों के लिए सब कुछ कर रही है। तो उस समय की जो पीजेंट्स थे, जो एग्रीकल्चरल क्लास थी रशिया की, वो थोड़ी समझदार थी। वो लोग क्या करते थे कि लैंड को अपने आपस में बांट लेते थे और कहीं ना कहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को अपने अंदर करने की कोशिश करते थे। बट एक प्रॉब्लम थी, जो फार्मिंग कम्युनिटी थी ना, जो पीजेंट कम्युनिटी थी ना रशिया की, वो भी बहुत बटी हुई थी। जैसे इंडिया में कुछ बड़े फार्मर्स, कुछ छोटे फार्मर्स, कुछ जमींदार, वैसे ही रशिया में था। तो रशिया में एक बड़ा तबका था छोटे फार्मर्स का, बहुत सारे फार्मर्स रिच थे। तो ओवरऑल ये जो कस्टम था लैंड को डिवाइड करने का, वो उतना ज्यादा वाइड स्प्रेड और प्रेवलेंट नहीं था रशिया में। अब बात करो तो कुछ सोशलिस्ट को लगा कि भाई ये जो पीजेंट क्लास है, ये जो एग्रीकल्चर क्लास है, वो रशियन रेवोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। कुछ लोगों को लगा कि नहीं भाई, जो वर्कर क्लास है वो रशियन रेवोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे आपको दो पार्टी बनती नजर आएंगी। एक तो मैंने आपको शुरू शुरू में ही बताया, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और एक आगे बनेगी 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये दोनों सोशलिज्म के सिद्धांत पे चलती थी, बस दोनों की आइडियोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट थी। बीच में आपको थोड़ा रोक रहा हूं दोस्तों, अगर अब तक वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एनसीईआरटी की वीडियोस आपकी एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ जो लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, बेसिक हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। तो आप उनको भी वीडियोस रेफर कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, तो ज्वाइन बटन से मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपकी जिन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उसकी पीडीएफ बनती है। डेली करंट अफेयर्स, बर्निंग न्यूज एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस, सबके आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है। तो वापस आ जाते हैं। तो भाई बहुत सारे सोशलिस्ट को लगा कि जो पीजेंट क्लास है, एग्रीकल्चर क्लास है, ये रशियन रेवोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। कहीं ना कहीं सोशलिज्म की भावना रशिया में घुस रही थी, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा सोशलिज्म की भावना को रशिया में घुसने से कौन रोकना चाहता था? जार रूलर और जो कैपिटलिज्म करने वाले जो मेन बड़ी बड़ी वहां के बिजनेस हाउसेस थे, वो रोकना चाहते थे। अब यहां पे देखिए, एक जो पार्टी बनी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसने क्या एजेंडा उठाया? ये पहली बात तो कंट्री साइड में बनी, मतलब कि रूरल इलाका, अर्बन इलाकों के अगर आप बाहर निकल जाओ तो कंट्री साइड होता है रूरल इलाका। तो रूरल इलाके में पीजेंट्स डोमिनेंट थे, और ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी क्या बोल रही थी कि भैया पीजेंट्स के राइट, किसानों के राइट। तो भाई ये जो नॉबल्स हैं, जो रूलिंग क्लास थी, जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, इनसे जमीन छीनी जाए और गरीबों को दी जाए, पीजेंट्स को दी जाए। अब आप देखिए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और सोशल डेमोक्रेट, ऊपर बताया था ना मैंने आपको, एक पार्टी बनी थी सोशल डेमोक्रेट नाम की, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये 1898 में बनी। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कब बनी? तो ये बनी 1900 में। इन दो पार्टीज में एक डिस्प्यूट आ गया। दोनों पार्टीज में क्या डिस्प्यूट आ गया? डिस्प्यूट ये आया कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी पीजेंट्स को मूवमेंट में जोड़ना चाहती थी, सोशल डेमोक्रेट पार्टी एक लिमिट से ज्यादा पीजेंट को मूवमेंट में नहीं जोड़ना चाहती थी। यहां पे एक नाम आएगा, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन उस समय के रशिया में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। आज भी आप व्लादिमीर लेनिन को देख सकते हो, मॉस्को जाइए, उनके मौजूलियम में उनकी बॉडी रखी हुई है, उनको दफनाया नहीं गया है, बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो उस समय पे व्लादिमीर लेनिन ने क्या बोला? लेनिन ने बोला कि भाई देखिए, ये पीजेंट एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। कुछ पीजेंट्स गरीब हैं, कुछ पीजेंट्स अमीर हैं, ठीक है, कुछ पीजेंट्स दूसरों के एग्रीकल्चर लैंड में डेली वेज लेबर की तरह काम करते हैं, कुछ पीजेंट्स इतने ज्यादा अमीर हैं, वो इतने ज्यादा बड़े फार्मर्स हैं कि उनके पास इतनी जमीनें हैं कि वो दूसरों को अपनी जमीनों में काम करवाते हैं। तो पीजेंट क्लास यूनिफॉर्म क्लास नहीं है। और अगर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन रशिया के साथ आपको जुड़ना है, सोशलिज्म इन रशिया के साथ आपको जोड़ना है, तो यूनिफॉर्म क्लास होनी चाहिए। जो लेबर क्लास थी ना इंडिया में, वो सॉरी रशिया में, बार बार इंडिया बोल दे रहा हूं, उस समय की रशियन सोसाइटी में जो लेबर क्लास थी उसमें यूनिफॉर्मिटी थी। ऑलमोस्ट सारे लेबर्स की हालत खराब थी, लेकिन फार्मिंग क्लास, पीजेंट क्लास यूनिफॉर्म नहीं थी। तो यहां पे लेनिन क्या बोल रहे हैं? लेनिन बोल रहे हैं कि पीजेंट क्लास को आप सोशलिज्म में पूरी तरीके से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पीजेंट क्लास यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये ऑन बिहाफ ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं, कौन? लेनिन। लेकिन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी क्या बोल रही है कि नहीं भाई, पीजेंट्स एसोसिएट कर सकते हैं अपने आप को किससे? भाई सोशलिस्ट मूवमेंट से, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से रशिया में। तो
अब देखा जाए दोस्तों तो ये दोनों पार्टी, चाहे सोशलिस्ट डेमोक्रेट की बात करिए चाहे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी की बात करिए, दोनों पार्टी कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट था रशिया का, इसको आगे बढ़ाना चाहती थी, जार के रूलर के अगेंस्ट खड़ी थी, बट थोड़ी बहुत इनके आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे। यहाँ पे बहुत से आइडियोलॉजीज और व्यू पॉइंट्स उभरे थे उस समय की रशियन सोसाइटी में। ये दो मेन मैंने व्यू पॉइंट्स आपको बताए। ओके, उसके बाद इन पार्टीज में बहुत सारी बातों पे अलग अलग, आप कह सकते हैं कि वो थे, मतभेद थे। तो लेनिन बोल्शेविक ग्रुप को बिलोंग करते थे। अभी इस बोल्शेविक ग्रुप को आप बिल्कुल ही किसी एक पार्टी के साथ मत जोड़ लेना। तो मैंने आपको बताया कि सोशल डेमोक्रेट की बिहाफ पे बोल रहे थे लेनिन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी और बोल्शेविक पार्टी एक ही पार्टी है, नहीं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज उस समय पे चलती थी। ये जो बोल्शेविक ग्रुप था, इसको लीड कर रहे थे लेनिन साहब। ओके, बोल्शेविक ग्रुप को लीड करते हुए लेनिन साहब ने क्या बोला कि जो रशियन सोसाइटी है ये जारिस्ट रिजाइम है। जारिस्ट रिजाइम मतलब ये एक रिप्रेसिव पार्टी है, रिप्रेसिव सोसाइटी है। रिप्रेसिव सोसाइटी मतलब अगर हम राजा के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे ना, तो ये राजा डंडे लेके हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है और क्वालिटी मेंबर्स को अपनी पार्टी में इंक्लूड करना, और फिर ये क्वालिटी मेंबर्स को हम ऑर्गेनाइज करके अपोज करेंगे इस रिप्रेसिव रिजीम को। तो ये कहना था किसका? बोल्शेविक ग्रुप के लेनिन का। मेंशेविक्स क्या बोलते थे कि नहीं भाई, पार्टी सबके लिए खुली हुई है, तो लेबर क्लास भी आ सकती है, एग्रीकल्चरल क्लास भी आ सकती है, सब आ सकते हैं। तो मेंशेविक का ये बोलना था, बोल्शेविक का ये बोलना था। एक रेवोल्यूशन आया था 1905 में। 1905 का समय काफी टर्बुलेंट समय था। रशिया एक ऑटोक्रेसी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कहीं ना कहीं यूरोप में जो रूलर्स थे वो अपनी आवाम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने लगे थे। 1798 में, 1790s में इनफैक्ट आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका था, जिसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बात की है। तो कहीं ना कहीं यूरोप में रूलर को समझ में आ गया था कि भाई लोगों की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन रशिया का जो जार रूलर था ना, ये अपने मन मुताबिक सब कुछ कर रहा था। ठीक है, 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्या रशिया में एक पार्लियामेंट थी? बिल्कुल थी, लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर भी जार के चहेते ही बैठते थे। पार्लियामेंट के जो अंदर लोग बैठते थे वो जार के तलवे चाटते थे, जार की अथॉरिटी के सामने ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। तो भाई रशिया में एक क्लास उभर के आएगी लिबरल्स की। ये लिबरल क्लास क्या बोलेगी कि भैया ये जो जार की बादशाहत है ना स्टेट ऑफ अफेयर्स में, ये खत्म होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि लिबरल्स कौन है? लिबरल्स की डेफिनेशन भी मैंने इससे पहले की वीडियोस में बता रखी। क्लास 9th की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिस्ट्री की, आप उसको एक लाइन से फर्स्ट वीडियो से लेके देखिए, आपको समझ में आएगा हर चीज। ये जो लिबरल्स मैंने यहाँ पे बोल दिया ना, ये एग्जैक्टली लिबरल्स हैं क्या, ये मैंने पहले वीडियोस में आपको समझा रखा है। तो लिबरल्स ने बोला कि रशिया में ये जो जार का रूल है इसको बंद करो, और कहीं ना कहीं इसको बंद करवाना चाहते तो सोशल डेमोक्रेट्स भी, इसको बंद कराना चाहते सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज भी। तो सोशल डेमोक्रेट्स एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी। कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में थोड़े मिसमैचेस थे, बट ये सब जारिस्ट रिजाइम को खत्म करना चाहते थे। ठीक है भाई, तो भाई ये पार्टीज अपने अपने तरीके से, लिबरल्स अपने अपने तरीके से पीजेंट्स को, वर्कर्स को 1905 के रेवोल्यूशन से जोड़ रहे थे और एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ साथ नेशनलिस्ट भी डिमांड कर रहे थे। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज भी डिमांड कर रहे थे। मतलब कि पोलैंड में जो नेशनलिस्ट थे, अभी नेशनलिस्ट क्या होता है ये भी मैंने पहले की वीडियो में बताया, तो नेशनलिस्ट, लिबरल्स पहले की वीडियोस देखी जाके। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज यानी रशियन एम्पायर में, और रशिया उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, तो भाई रशियन एम्पायर में वो इलाके जहां पे मुस्लिम्स एक बड़ी संख्या में रहते थे, वो भी चाहते थे कि जारिस्ट रिजाइम खत्म हो। अभी आप बोलोगे जेडिडिस्ट क्या होता है, तो देखिए जेडिडिस्ट है मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। बहुत बड़े इलाके थे रशिया में जहां पे कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन रहा करती थी, और उनके अपने लीडर्स थे, और वो लीडर्स भी चाहते थे कि भाई ये जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी चेंज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक कंबाइंड अपोजिशन आया था किसके अगेंस्ट? जारिस्ट रिजीम के अगेंस्ट। 1904 का जो साल था रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा था। एसेंशियल गुड्स के दाम बहुत बढ़ रहे थे, ब्रेड जो डेली मर्रा की, रोजमर्रा की चीजें होती थी, उनके दाम बढ़ रहे थे, जिसके चलते जो लोगों के हाथ में पैसे थे उन पैसों की वर्थ गिरने लगी। तो रियल वेजेस, मतलब कि एक्चुअली में वेजेस नहीं गिर रही थी, बट रियल वेजेस मतलब कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, पैसे उतने ही हैं, तो रियल वेजेस गिर रही हैं लोगों की, 20% गिर गई। तो उस समय पे लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ, हम आज देखिए जब तक लोगों की जेब में पैसा जाता रहता है, जब तक उनका पेट भरता रहता है, जब तक उनके घर वाले ठीक से खाना खा रहे हैं, तब तक वो इमीडिएटली टेंशन में नहीं आएंगे।
लेकिन जब उनकी जेब में पैसा जाना बंद हो जाएगा, जब उनके पेट में खाना जाना बंद हो जाएगा, तो वो टेंशन में आ जाएंगे। और फिर वो टेंशन किस पे फेंड करेंगे? अपने रूलर्स पे। यहाँ पे जार के ऊपर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। तो लोग कर क्या सकते थे? तो वर्कर एसोसिएशन ज्वाइन करने लगे। जब वर्कर एसोसिएशन ज्वाइन करने लगे तो वर्कर एसोसिएशन थोड़े स्ट्रांग होने लगे। कहीं ना कहीं जार इन वर्कर एसोसिएशन को अपने अपोजिशन की तरफ देखता था। कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े बिजनेस रेजीम्स चलते थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उस समय रशियन सोसाइटी में, वो इन वर्कर्स एसोसिएशन को एक खतरे की तरह देखते थे। फिर एक ऐसी ही असेंबली थी, असेंबली फॉर रशियन वर्कर्स। असेंबली फॉर रशियन वर्कर्स बनाई गई थी 1904 में, ठीक है ना। तो इस असेंबली फॉर रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया पुटिलॉव आयरन वर्क्स। हुआ यह था दोस्तों कि पुटिलॉव आयरन वर्क्स करके एक इंडस्ट्री थी रशिया में। तो उस इंडस्ट्री में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 लोगों को डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस लीडर से अपनी राइट्स के लिए डिमांड कर रहे थे। जब ये चीज हुई तो भाई इन वर्कर्स को ये लगा कि हम कुछ डिमांड कर रहे हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को सस्पेंड किया जा रहा है, तो हमें कुछ तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो बात आई इंडस्ट्रियल एक्शन की, बोले आवाज उठाओ। और सेंट पीटर्सबर्ग में हो गई स्ट्राइक। 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। और स्ट्राइक में उन्होंने मांग क्या रखी कि जो हमारा वर्किंग डे है, जो तुमको 12, 13, 15 घंटे तुम लोग लड़ते रहते हो, हम लोग एक दिन में 8 घंटा काम करेंगे। हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करो। और इस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे फादर गैपॉन। ये मार्च करते हुए पहुंचे विंटर पैलेस तक। ये आपको सामने दिख रहा है विंटर पैलेस ऑफ रशिया। अगर आप कभी भी सेंट पीटर्सबर्ग नाम के शहर में जाते हो, आइकॉनिक सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज है रशिया की, तो वहां पे आपको ये विंटर पैलेस मिलेगा। इसकी कल्चरल और इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। इसके पास एक हर्मिटाज म्यूजियम भी है। तो रशिया की हिस्ट्री जो वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं उनकी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे कभी घूमने जाते हो तो देखने में बहुत ही मेजेस्टिक और बहुत बड़ा सा दिखता है ये। तो इसके बगल में हर्मिटाज म्यूजियम है। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, एज एन इंडियन हम उनकी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। बट इस विंटर पैलेस पे 1905 में बहुत कुछ हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए और वो पहुंचे विंटर पैलेस, यानी कि इस जगह पे बिल्कुल सेंट पीटर्सबर्ग शहर के बीच में है ये। भैया यहाँ पे पुलिस ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है भाई। 100 वर्कर्स की जान चली गई, 300 लोग वाउंडेड हो गए। इस इंसिडेंट को बोला गया ब्लडी संडे। और इस ब्लडी संडे को शुरू हुआ 1905 का रशियन रेवोल्यूशन। ये 1917 वाला रेवोल्यूशन नहीं है, याद रखिएगा। रशिया में रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1905 में। और कहां शुरुआत हुई? सेंट पीटर्सबर्ग में विंटर पैलेस पे। तो इस ब्लडी संडे को जब 100 लोगों की जाने गई, 300 लोग वुंडेड हुए, और इसीलिए ये जो बीच में मॉन्यूमेंट आपको बड़ा खड़ा सा दिख रहा है ना, ये उसी इवेंट को कमेमोरेट करता है। ओके, तो भाई यहां से शुरू होता है आपका 1905 का रेवोल्यूशन। पूरे देश में, पूरे रशिया में स्ट्राइक्स फैल गई, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, स्टूडेंट बॉडीज ने स्ट्राइक कर दिया। सब लोग सिविल लिबर्टीज के लैक के लिए कंप्लेन करने लगे। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास, सब लोग खड़े हो गए जार के अगेंस्ट। फिर जार को समझ में आया कि भैया ये तो मेरे बिल्कुल ही अगेंस्ट खड़े हैं, सब कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई 1905 के रेवोल्यूशन के समय पे जार ने बोला कि ठीक है भाई, मैं ड्यूमा बना रहा हूं। ड्यूमा मतलब इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। मतलब ये ड्यूमा मैं आपके लिए बनाऊंगा, ये पार्लियामेंट को मैं ताकतें दूंगा, ये नियम कानून बनाएगी। उस समय पे 1905 का रेवोल्यूशन जब जोर पकड़ रहा था तो थोड़ा बहुत डरे जार, और जार ने बोला ठीक है भाई, आपके लिए ड्यूमा बना देता हूं। चलो ड्यूमा बना दी गई। सबको लगा कि अब ड्यूमा से हमको राइट्स मिलेंगे। बट जार का कोई मूड नहीं था राइट्स देने का। ठीक है भाई, आप देखिए कि जब रेवोल्यूशन हो रहा था उस समय पे बहुत से ट्रेड यूनियंस बने, बहुत सी फैक्ट्री कमिटीज बनी जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स थे। 1905 में रेवोल्यूशन को कम करने के लिए जार ने ड्यूमा बना दिया। लेकिन ड्यूमा बनाने के बाद जब रेवोल्यूशन थोड़ा कम होने लगा, इन कमिटीज यूनियंस को लगने लगा कि हाँ भाई, हम अब ऑपरेट कर सकते हैं। उस समय पे इन कमिटीज और यूनियंस के ऊपर बहुत सारे सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जार ने। पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने की कोशिश की। मतलब कि एक तरफ पे जार थोड़े बहुत कंसेशंस देके रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ वो रेवोल्यूशन की जो मेन वजहें थी ना, जैसे कि कमिटीज, फैक्ट्री यूनियंस का बनना, उसको भी ब्लॉक कर रहा था। पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकना चाहता था जार। जार का कभी मूड ही नहीं था कि वो ताकत दे रशिया के लोगों को। इसीलिए जो पहली पार्लियामेंट बनाई गई थी ड्यूमा, उसको 75 दिन के अंदर जार ने डिसमिस कर दिया। और फिर 3 महीने बाद दूसरी ड्यूमा बना दी गई। फिर इस दूसरी ड्यूमा को बटा के तीसरी ड्यूमा बना दिया, और तीसरी ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को भर दिया जो कि जार के तलवे चाटते थे। लिबरल और रेवोल्यूशनरीज जिन्होंने ओवरऑल रशिया के 1905 के रेवोल्यूशन को लीड किया था, उसको उसने ताकत में ही नहीं आने दिया। लेकिन कभी ना कभी तो ताकत में आएंगे।
जार का इस तरीके का रूल हमेशा तो चल नहीं पाएगा, और ये रूल खत्म होने की शुरुआत होगी कब? जब पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ेगा, और इसको हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। मैं कहानी की तरह चीजें लेके चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। आई होप आपको मजा आ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।